बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 दिसंबर बरोज़ बुध को नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता मुजरिम एक मरतबा फिर इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। एक मरतबा फिर इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले भी वो इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। इससे पहले वो एहतसाब अदालत से इश्तिहारी हुए। मैं मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि आज ये जो इश्तिहारी करार पाए हैं, आज इनके इश्तिहारी होने का मामला क्यों इतना ज़्यादा संजीदा है और क्यों शरीफ ख़ानदान के लिए ये मामला बहुत सी मुश्किलात लाएगा। इससे पहले और एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि अक्सर आप देखते हैं कि आप सुनते हैं कि अदालत ने किसी मुलजिम को जो है वो सज़ा सुनाते हुए 3 बार सज़ाए मौत की सज़ा दी या 3 से ज़्यादा बार। इसी तरह नवाज शरीफ जो हैं वो 3 बार इश्तिहारी करार पाए हैं, यानी 3 केसेस पे थे और तीनों में इश्तिहारी करार पाए हैं। यहाँ अल अज़ीज़िया, एवनफील्ड और फ्लैगशिप, इन तीनों में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। इससे पहले नवाज शरीफ जो इश्तिहारी हुए थे वो एहतसाब अदालत से इश्तिहारी हुए थे। एवनफील्ड केस में इश्तिहारी हुए थे और वो केस था जिसमें नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को कहा कि मुझे जो है वो गाड़ी चाहिए और तोशाखाना से, और वो गाड़ी आसिफ अली जरदारी ने रूल्स जो है उनकी वायलेशन करते हुए नवाज शरीफ को वो गाड़ी फराहम की और नवाज शरीफ के जो पैसे थे वो भी ओमनी ग्रुप के जो अकाउंट थे उनसे पे की गई। तोशाखाना रेफरेंस केस में जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हैं, वो क्योंकि उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, आसिफ अली जरदारी भी हैं, वो उस वक्त सदर थे, नवाज शरीफ जो कि 2007 में वापस आए थे और उन्होंने आते ही आसिफ अली जरदारी से फरमाइश की थी कि मुझे ये गाड़ियाँ चाहिए। तो ये सारे उस केस में शामिल हैं और उसमें नवाज शरीफ पहले इश्तिहारी करार जो है वो करार दिए जा चुके हैं। अब मसला ये है कि इश्तिहारी वहाँ से जो हुए, एहतसाब अदालत का जो फैसला होता है ना, वो फिर भी उसको आप जब ऊपर की अदालतों में लेके जाते हैं तो उस फैसले को उड़ाना ज़रा आसान होता है। उसमें आप कह सकते हैं कि ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, लेकिन ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इश्तिहारी इनको करार दिया गया है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके कंसिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक हैं शरीफ ख़ानदान के लिए। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ज़रूर बताता चलूँ कि आज जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, बिल्कुल उसी वक्त मुझे कहीं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पर जाना था, तो मुझे अब खैर तसल्ली भी रहती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप ना भी जाएँ तो वहाँ पर फयाज़ महमूद साहब और साकिब बशीर साहब मौजूद होते हैं। और मुझे अभी भी मैं प्रोसीडिंग पे बात नहीं कर रहा जो आज की समाअत थी, मैं आंखों देखा हाल आपको नहीं बता रहा क्योंकि मैं वहाँ पर था ही नहीं। और ये ज़रूर है कि वहाँ से वो अभी वीडियोज़ आने वाली हैं साकिब बशीर साहब की और फयाज़ महमूद साहब की। उनसे मैंने पूछा कि क्यों ताख़ीर हो गई है, तो उन्होंने बताया कि आज जब समाअत का अख्ताम हुआ तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि अदालत पहले जो जामिन हैं उनको नोटिस जारी करेगी या नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। तो इस पर क्योंकि कन्फ्यूजन थी तो इसलिए साकिब बशीर साहब और फयाज़ महमूद साहब ने वीडियो नहीं की ताकि ऑथेंटिक चीज़ जो है वो अपने देखने वालों तक पहुंचाएं। और यही वजह है कि आज मैं नहीं गया। मैंने कहा जी आंखों देखा हाल हमारे तक पहुंच जाएगा इन 2 दोस्तों के ज़रिए। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनको इश्तिहारी करार दिया गया है, इसको इतनी तफसील से इसके प्रोसेस को फॉलो किया गया है, एक एक नुक्ता, एक एक पॉइंट। अब कभी भी शरीफ ख़ानदान आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, ये जो एक कहा जाता है कि जी वो जो शरीफ ख़ानदान की जानिब जो उनके करीबी ज़राए हैं उनकी जानिब से बताया जाता है कि जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे तो उस वक्त शरीफ ख़ानदान के लिए आसानियाँ होंगी और उस वक्त नवाज शरीफ मुल्क वापस आएंगे और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है ना वो बहुत बड़े जो है वो रिलीफ देंगे। लेकिन जिन केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया है, मुझे ये लगता है कि इन केसेस में शरीफ ख़ानदान की उम्मीद अपनी जगह, उनकी काजी फ़ाइज़ साहब से तवक्कुआत अपनी जगह, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी इन चीज़ों में उनको रिलीफ नहीं दे सकेंगे। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इन दोनों जजेस ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज से पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए जहाँ से उनको लगता था कि यहाँ से कल को वो इश्तिहारी, वो मफरूर, वो भगोड़ा, वो फरार पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है, जो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, जो मुबैना और जाली बीमार है, लगता था कि वो वापस आएगा और इन पॉइंट्स की बुनियाद पर वो फ़ायदा लेने की कोशिश करेगा। तो उन तमाम वो जो छोटे छोटे सुराख थे ना, वो सारे सुराख बंद कर दिए गए हैं। वो सारे जो जिन चीज़ों को फ़ायदा ले सकता था उसमें किसी चीज़ का जवाब नहीं छोड़ा गया और इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया है कि नवाज शरीफ का बड़े से बड़ा हामी भी इस प्रोसेस पर सवाल नहीं उठा सकता। दूसरा इसमें जो है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही वो अदालत है जहाँ पर नवाज शरीफ की ये अपीलें जो है वो मौजूद हैं, जिसमें नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड में सज़ाएं सुनाई गई और फ्लैगशिप में बरी किया गया। तीसरी बात यह है कि अब जो है
जैसे हम कहते हैं ना कि खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। अब जो है वो खेल दिलचस्प मरहले में इसलिए दाखिल हो गया है कि अगर अपीलें, जैसे नैब का ये मौक़िफ़ है कि अपीलें सुने बगैर मुस्तरद कर दी जाएं, तो फिर नवाज शरीफ के लिए उसके बाद तो वही सज़ाएं बरकरार हो जाएंगी, एक 7 साल एक 10 साल। और अभी मुझे इस दौरान कॉल आई तो मुझे याद आया कि इमरान वसीम साहब भी आज कोर्ट रूम में थे, इमरान वसीम साहब की कॉल आई तो मुझे याद आ गया। अच्छा, तो अब अगर नैब की बात मानी जाती है, अपीलें मुस्तरद कर दी जाती हैं, दरखास्तें मुस्तरद कर दी जाती हैं, तो इस चीज़ पे भी देखना होगा कि जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल वाली जो दरखास्त मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, जिसमें शरीफ खानदान की जानिब से उनके वकील ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से ये कहा गया था कि आप पहले इस पर फैसला करें कि अरशद मलिक की जो वीडियोज़ हैं उनकी क्या जो है वो इससे क्या ताल्लुक़ बनता है, किस हद तक ताल्लुक़ बनता है, क्या उस वीडियो की बुनियाद पर नवाज शरीफ की जो दरखास्तें हैं, नवाज शरीफ की जो सज़ाएँ हैं वो कलअदम करार दे दी जाएँ, मामला रीट्रायल के लिए भेज दिया जाए, या क्या किया जाए। या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये भी कर सकती थी कि वो कहती कि आप जो भी चीज़ हमारे सामने रखना चाहते हैं हमारे सामने रख दें। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में आसिफ सईद खोसा साहब बता चुके हैं कि अगर इन वीडियोज़ को पेश करना है तो कैसे पेश किया जा सकता है। उसमें भी मसला ये है कि वो वीडियो बनाने वाला नासिर भट्ट जो है वो भी इश्तिहारी है, वो भी फरार है, वो भी मफरूर है, वो भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, वो भी नवाज शरीफ के इर्द गिर्द लंदन में नजर आते हैं। अब अगर नैब के मौक़िफ़ को जहांजिया परवाना साहब, सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब, इमरान उल हक साहब और नईम साहब, नईम संगेड़ा शायद उनका नाम है, इरफान बुला और ये सारी जो टीम है नैब की, कुछ नाम शायद मैं इसमें मिस भी कर गया हूँ। तो अगर नैब की ये टीम ये साबित कर देती है अदालती फैसलों से कि नवाज शरीफ जो खुद पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, जो इदारों को फेस करने को तैयार नहीं है, उसको जो है उसकी अपीलें बगैर सुने मुस्तरद कर दी जाएँ, तो ये शरीफ खानदान के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। नैब का मौक़िफ़ ये है कि जो शख्स खुद पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, जो पाकिस्तान की अदालतों का सामना करने को तैयार नहीं है, उसको क्यों आप इतना रिलीफ दे रहे हैं, या आप दे सकते हैं। वैसे ये कानूनी बात है, ये नहीं है कि जजेस का कोई इसमें कोई इख्तियार है, वो कानून के मुताबिक ही फैसला करेंगे ये दोनों जजेस। वो ये कहते हैं कि जब उसका राइट ऑफ ऑडियंस ही नहीं रहा, जब वो एक इश्तिहारी और मफरूर जो है उसकी जानिब से कोई वकील पाकिस्तान की किसी अदालत में पेश नहीं हो सकता, उसकी दरख्वास्त पाकिस्तान की किसी अदालत में एंटरटेन नहीं की जा सकती, तो फिर ये भी नहीं हो सकता कि अदालत जो है वो उसका केस सुनने के लिए अवाम के टैक्स के पैसों से रियासत के खर्चे पर कोई वकील मुकर्रर कर दे। दूसरा एक ऑप्शन ये भी शरीफ खानदान की जानिब से क्योंकि कहा जा रहा था वो कि, और अदालत ने भी अपने रिमार्क्स किया था, कहा था कि शायद ख्वाजा हारिस कोई मामिल वकील जो है या नवाज शरीफ की जानिब से वकील जो है वो मुकर्रर कर दिया जाए कि वही जो है वो दलाइल दें। तो नैब इसकी भी मुखालफत कर रहा है। तो अब अगली समात पर इस चीज़ पर बहस होगी कि इनकी अपीलें किस तरह से सुननी है, नहीं सुननी, या बगैर सुने मुस्तरद कर देनी है, और जज अरशद मलिक का क्या करना है। क्योंकि जज अरशद मलिक के हवाले से आज ऑब्जर्वेशन आई कि उनका जो कंडक्ट था उस हवाले से, क्योंकि वो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही ज़ेर साया वो काम करती है, ज़ेर इंतज़ाम एहतसाब अदालत वो काम करती है। तो उन्होंने कहा उनके कंडक्ट का मामला तो हम देखेंगे। और साथ ही आज जो इश्तिहारी करार दिया वो उन 3 जो तारिक मसूद FIA के थे, या मुबशिर खान जो थे जो इसके थे फॉरेन ऑफिस के, इन सब के, और एक तीसरे भी थे को FIA के, इनके बयानात रिकॉर्ड करने के बाद इनको इश्तिहारी करार दिया गया है, जिस बयानात में उन्होंने बताया कि किस तरह से नवाज शरीफ के इश्तिहार उसके घर के बाहर लगाए गए, अदालत के बाहर लगाए गए, उनके उधर भिजवाए गए, नोटिस उधर भिजवाए गए, वो जो लंदन वाली रैशगाह है कैसे अखबारों में लगवाए गए। इन तमाम प्रोसेस को, इन तमाम चीज़ों को मुकम्मल तौर पर देखने के बाद ही अदालत ने यह फैसला किया कि हमने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देना है। नवाज शरीफ तीनों केसेस में इश्तिहारी हो गए हैं। इससे पहले जो नवाज शरीफ तोशाखाना रेफरेंस था उसमें भी इश्तिहारी हैं। जो नवाज शरीफ का केस मीर शकील उर रहमान के साथ है, उस केस में नवाज शरीफ जो हैं वो मफरूर हैं, उसमें भी उनको इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस जो है वो जारी है। तो अब नवाज शरीफ अगर ये जो फैसला है इसको भी नवाज शरीफ कहीं चैलेंज नहीं कर सकते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, यानी इसको सुप्रीम कोर्ट में मुझे नहीं लगता वो चैलेंज कर सकते, क्योंकि इश्तिहारी का राइट ऑफ ऑडियंस नहीं रहता। वो पाकिस्तान की किसी अदालत में अपना वकील नहीं भेज सकता, उसको किसी अदालत में सुना नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है कि ये मुश्किल हो जाएगा शरीफ खानदान के लिए कि नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करें। तहरीरी ऑर्डर आज की समात का वो आ चुका है। मैंने ट्वीट देखा
साकिब बशीर साहब का, तो आप और मैं साकिब बशीर साहब और फयाज़ महमूद साहब की वीडियोस का इंतज़ार करते हैं। जो चीज़ें मैंने तो ओवरऑल आपको सिचुएशन बताई है, आज की समात का मुकम्मल अहवाल, इश्तिहारी करार देने से पहले क्या होता रहा, किस बुनियाद पर इश्तिहारी करार दिया गया, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी, उस पर हम उनकी वीडियोज़ का इंतज़ार करते हैं। उन दोनों की वीडियोज़ मैं अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पर शेयर कर दूँगा ताकि आप इजीली वो सुन सकें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।